क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट एंड एम्स एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए ऐसा एग्जाम में हो ही नहीं सकता है। दिस इज दी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी ऐसा समझ सकते हैं कि वेरी वेरी कंफ्यूजिंग चैप्टर ऑल्सो, जिसमें कि कई सारी इंफॉर्मेशन को हम कंफ्यूज कई बार कर जाते हैं। लेकिन मुझे मालूम अच्छे से कि मेरे पढ़ाने के बाद और आपके पढ़ने के बाद में हम लोग मिलकर एफर्ट करेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। एवरीथिंग विल बिकम वेरी वेरी इजी, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा बेटा, पिछली क्लासेस में हमने देखा कि सबसे अधिक मेहनत तो इस बात को जानने में लग गई कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, ठीक है। ये जानने में लग गई कि कौन जेनेटिक मेटल को कैरी करता है। तो मालूम चला हमें फेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से हमें मालूम चला, जिसे हमने कहा था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहा था। हमें मालूम चला कि डीएनए एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। एवरी मैक्लॉयड मैककॉर्टी ने इस बात को सिद्ध किया। तो मैंने आपसे कहा था, याद रखना ऐसे कि किसने जीन के जैव रासायनिक प्रकृति को बतलाया, हु फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जीन। तो आंसर आएगा एवरी मैक्लॉयड एंड मैककॉर्टी, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा हर्सी और चेस का बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट देखा हमने के। तो हमने देखा कि हर्सी और चेस ने बैक्टीरियोफेज प्रयोग किया और पता लगाया उन्होंने, और फाइनली उन्होंने ये बात को सिद्ध कर दिया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। फिर हमने फ्रैंकेल कॉनरेड के टीएमवी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया। मैंने आपसे कहा कि टोबैको मोजेक वायरस पर प्रयोग करने से मालूम चला कि कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ठीक है बेटा। फिर हमने क्या देखा, हमने डीएनए एस्टिमेशन टेस्ट को देखा। मिर्स्की और रिस्की फाइंडिंग्स का हमने पता लगाया कि डीएनए ऐसा मटेरियल है जो सेल के अंदर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे अधिक प्रिसाइजली, सबसे अधिक सावधानी के साथ डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन सेल करती है। फिर 2C वैल्यू डीएनए, 4C वैल्यू ऑफ डीएनए। तो अच्छा, एक काम करो, आप मुझे छोटा सा आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C वैल्यू ऑफ डीएनए। डीएनए की सी वैल्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी में आपसे पूछ रहा हूं जिसका आपको कमेंट में लिख भेजना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी वैल्यू ऑफ डीएनए। दूसरा आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल राइस ऑफ डीएनए के। एक्सियल राइस ऑफ डीएनए, डीएनए के एक्सियल राइस का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का है बेटा कि सी वैल्यू ऑफ डीएनए का मतलब क्या होता है, एक्सियल राइस ऑफ डीएनए क्या होता है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या होता है, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेमिनिज्म। टेमिनिज्म क्या होता है। मैंने आपसे चार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं, आपको चारों के उत्तर कमेंट में लिख भेजने हैं कि सी वैल्यू ऑफ डीएनए क्या होता है, डीएनए के एक्सियल राइस का मतलब क्या है, सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या है, और टेमिनिज्म का मतलब क्या होता है। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपसे कहा था बेटा पहले भी कि जो भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है एक परी कथा के समान है, एक प्रकार से एक जो है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जिसको समझने की हमें कोशिश करनी है। एक्चुअली ये कहानी है हमारे अपने डीएनए की, हमारे अपने जेनेटिक मटेरियल की, कि कैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना। तो अभी तक हम ये जान चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो वंशागति लक्षणों को धारण करते हैं। द न्यूक्लिक एसिड्स आर द बीरर ऑफ द हेरिडिटरी कैरेक्टर, ठीक है। चलिए, बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट को देखा था हमने जो है वो किया एक्सपेरिमेंट, पता लगाया हमने कि बैक्टीरियोफेज जो है वो उसका, अब कोई पूछता है आपसे कि विच इज द इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ वायरस, वो ही इन्फेक्टिव पार्ट होगा वायरस का जो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर करेगा या होस्ट सेल में इंटर करेगा, वो होता है न्यूक्लिक एसिड। बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा, उन पर जो वायरस अटैक करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्लियर, ठीक है। फिर हमने टोबैको मोजेक वायरस के बारे में बात किया था, ठीक है। आज थोड़ा सा जो है हम जो है एनसीईआरटी से बाहर निकलकर बात करेंगे, थोड़ा सा हमें एनसीईआरटी से बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब जब भी हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जब जब भी हम अपने सुविधा के घेरे से बाहर निकलते हैं ना, तब तब सफलता हमारे और पास होती है। याद रखिएगा के, यानी जो कन्फाइंड डोमेन में रहने की बजाय थोड़ा सा बाहर निकल के देखना पड़ेगा हमें, ताकि हम जो है वो कॉम्पिटिशन को सही लेवल पर लेकर जा सकें। याद रखिए बेटा, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉम्पिटिशन होते हैं और कॉम्पिटिशन में आपको अपने आप को लगातार धार देनी होती है। कंपटीशन में कोई फेल या पास नहीं होता है, कोई फेल या पास नहीं होता है,
केवल इतना फर्क होता है कि जीतने वाले घोड़े में और हारने वाले घोड़े में फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का जो अंतर होता है ना, उतना ही फर्क होता है नीट निकाल कर मेडिकल कॉलेज पहुंचने वाले और नहीं पहुंचने वाले स्टूडेंट के। मतलब कुछ नंबर से हो सकता है एक साल फिर रिपीट करना पड़े और कुछ नंबर ठीक होने पर बेहतर कॉलेज मिल जाए आपका। चॉइस इज यूअर्स, इसलिए हमको जो है 360 आउट ऑफ 360 के लिए एफर्ट करना है हमें। कोई भी क्वेश्चन बायोलॉजी में हमारा गलत नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वी हैव टू ट्राई फॉर 720 आउट ऑफ 720। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो सर लोग पढ़ा रहे हैं उसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा बेटा, इसलिए उसको भी फॉलो कीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो अभी बात करेंगे हम फॉर्म्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए किट के। तो एक टेबल बना लीजिए और ये टेबल आपको जो है वो नोट करना है बेटा, ठीक है, क्योंकि आपको जो है टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो आपको एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा और जिपमर में, एम्स में और नीट में बेटा पूछा जाता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के कई फॉर्म हो सकते हैं कि हमने फंडामेंटली हमने जो है 4 फॉर्म जो जिनके बारे में अधिक जानकारी वो दिखाया। एक 5वां फॉर्म डी डीएनए, ई डीएनए भी होता है बेटा, ठीक है। तो अभी क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो डीएनए और सबसे कॉमन जो डीएनए के सबसे कॉमन फॉर्म होते हैं वो ए और बी फॉर्म होते हैं, दिस आर दी मोस्ट। और उसमें से जो बी डीएनए होता है, दिस इज दी वन ऑफ दी, जो बी डीएनए होता है इट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म। नॉर्मल डीएनए होता है वो बी डीएनए होता है, कि जो नॉर्मल डीएनए है वो बी डीएनए होता है। तो नोट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो पहले कॉलम में लिखेंगे फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का रूप। दूसरे कॉलम में बेस पेयर पर टर्न, एक फेरे में कितने, एक फेरे टर्न का मतलब सोचो टर्न, एक फेरा के, तो एक फेरे में कितने बेस पेयर या कितने क्षार जोड़े होते हैं, बेस पेयर पर टर्न। तीसरे में लिखेंगे लेंथ ऑफ पिच, एक फेरे की लंबाई कितनी होती है। चौथे कॉलम में लिखेंगे बेटा हम एक्सल राइज, अक्षीय ऊंचाई, एक्सल राइज के मतलब 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है। और थर्ड में लिखेंगे हम डायमीटर, कि डीएनए का व्यास कितना होता है, डायमीटर कितना होता है। चलिए, पहला फॉर्म डीएनए का है ए डीएनए, फर्स्ट फॉर्म इज दी ए डीएनए, पहला फॉर्म है ए डीएनए। ए डीएनए में 11 बेस पेयर पर टर्न होता है, कि एक टर्न में जो है वो एक फेरे में 11 बेस पेयर होते हैं और एक फेरे की जो लंबाई होती है वो 28.16 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अब एक्सल राइज कैसे निकालोगे आप, टोटल लंबाई में से नंबर ऑफ बेस पेयर को डिवाइड कर दो आप, तो आपका एक्सल राइज आएगा वो आ गया 2.56 एंगस्ट्रॉम आ गया। डायमीटर कितना होता है इसका, 23 एंगस्ट्रॉम होता है। अच्छा, ठीक है, हमने क्या देखा, ए डीएनए में 11 बेस पेयर पर टर्न में एक फेरे में 11 बेस पेयर होंगे, लेंथ ऑफ पिच 28.16 एंगस्ट्रॉम होगी, एक्सल राइज 2.56 एंगस्ट्रॉम होगा, डायमीटर 23 एंगस्ट्रॉम होगा। अब जो नॉर्मल डीएनए, जो सबसे कॉमन डीएनए, जिस डीएनए के बारे में हम बात करते हैं, जो नॉर्मल डीएनए वो है बी डीएनए। बी डीएनए इज दी नॉर्मल डीएनए, ठीक है। जो नॉर्मल सामान्य डीएनए होता है वो बी डीएनए होता है। इसमें 10 बेस पेयर होते हैं, एक टर्न में पढ़ा है ऑलरेडी हमने। एक पिच की लंबाई या एक फेरे की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक्सल राइज 3.4 एंगस्ट्रॉम इज द एक्सल राइज के, और डायमीटर कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम के, डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम के। तो नॉर्मल डीएनए के बारे में हमको सब कुछ मालूम ऑलरेडी के, नॉर्मल डीएनए के बारे में मालूम हमको कि इसमें 10 बेस पेयर एक फेरे में होते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम का एक फेरा होता है, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर आते हैं सी डीएनए पे। सी डीएनए में बेस पेयर पर टर्न 9.33। आप बोलोगे सर बेस पेयर 9.33 कैसे हो सकता है, ठीक है, कैसी बातें कर रहे हो। तो बेस पेयर 9.33 इज द एवरेज के। क्या होता है बेटा, कहीं पर इसमें 9 बेस पेयर है, 9 बेस पेयर है, 9 बेस पेयर है, फिर अगली बार 10 बेस पेयर एक फेरे के, मतलब इसके सभी फेरे बराबर नहीं होते हैं। किसी में 9 बेस पेयर 9 बेस पेयर पर टर्न है, 9 बेस पेयर पर टर्न है, फिर 10 बेस पेयर पर टर्न है के। तो कुल कितना हो गया, कुल हमने कहा कि जो है वो हो गया तकरीबन 28 टर्न इन 3 सर्कल। तो हमने डिवाइड कर दिया, हमारा आ गया, ये आ गया कितना आ गया, ये 9.33 बेस पेयर पर टर्न। लेंथ ऑफ पिच कितना 30.97 एंगस्ट्रॉम, एक्सल राइज 3.32 एंगस्ट्रॉम, डायमीटर 19 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। डी डीएनए की बात करें हम तो बेस पेयर पर टर्न 8, लेंथ ऑफ पिच 24.24 एंगस्ट्रॉम, एक्सल राइज 3.03 एंगस्ट्रॉम और डायमीटर इसका वेरिएबल होता है। अब क्या आप बोलोगे सर सब रटना है क्या, रटना वटना कुछ नहीं बेटा, एक बार दिमाग में रखो बस इस बात को के, ए और बी डीएनए के पैरामीटर आपको पता होना चाहिए, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। और बी डीएनए तो भूलना ही नहीं है हमको, ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब याद रखिएगा, नॉर्मल डीएनए इज द बी डीएनए, सामान्य डीएनए होता है बी डीएनए। इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है जब बी डीएनए को आप डिहाइड्रेट करते हैं, जब बी डीएनए को आप गर्म करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, उसका वाटर कंटेंट आप निकाल लेते हैं, तो वो ए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट से, साइंटिफिक रिसर्च से मालूम चलता है कि जब आप बी डीएनए का डिहाइड्रेशन करते हैं तो वो ए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ए डीएनए कब देखने मिलता है आपको, जब एक्सेस सोडियम आयन होता है और डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, तब आपको ए डीएनए
सेल्स के अंदर देखने मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मल डीएनए क्या होता है, बी डीएनए होता है। ए डीएनए कब बनता है बी डीएनए से, जब जो है डिहाइड्रेशन कंडीशन होती है। के याद रखिएगा डीएनए के जितने भी फॉर्म देखे हमने यहाँ पे ए बी सी डी ई के सब में जो है राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, कि ऑल फॉर्म हैव द राइट हैंडेड कॉइलिंग, आईएमपी इंपॉर्टेंट। के नॉर्मल डीएनए में डेक्स्ट्रो कॉइलिंग, राइट हैंडेड कॉइलिंग को बोलते हैं ना हम डेक्स्ट्रो कॉइलिंग बोलते हैं, डेक्स्ट्रो कॉइलिंग कहते हैं राइट हैंडेड कॉइलिंग के। और लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिनिस्ट्रल कॉइलिंग। सिनिस्ट्रल कॉइलिंग का मतलब होता है लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग। तो यहां पर जो भी ए डीएनए है, बी डीएनए है, सी डीएनए है, डी डीएनए है और ई डीएनए, सब में राइट हैंडेड कॉइलिंग हमको देखने मिलती है। ई डीएनए में 7.5 बेस पर टर्न होते हैं। ठीक है, ई डीएनए के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डीएनए के फॉर्म है वो ए और बी डीएनए। अब जेड डीएनए होता है। देखो बेटा, जो ए डीएनए था, जो बी डीएनए था, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए, सब में राइट हैंडेड कॉइलिंग थी। जेड डीएनए में होती है लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहां पर याद कल का आता है कि जेड डीएनए इज हैविंग द लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग या सिनिस्ट्रल कॉइलिंग। ठीक है, और इसको पहली बार जो है रिच ने 1979 में डिस्कवर किया था। इसमें एक पिच की लंबाई, एक फेरे की लंबाई 45.6 एंगस्ट्रॉम होती है और एक फेरे में जो है जो बेस्पर होते हैं वो 12 होते हैं। एक्सल राइज जो है वो 3.8 एंगस्ट्रॉम होता है। डायमीटर इसका नॉर्मल डीएनए से कम होता है, 18 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, याद रखना डायमीटर का कंपैरिजन जिपमर के अंदर पूछा गया है। ठीक है, जेड डीएनए जो है उसको रिच ने 1979 में डिस्कवर किया था बेटा। और जेड डीएनए और बी डीएनए में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जेड डीएनए में राइट हैंडेड कॉइलिंग नहीं होती है बल्कि लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है, जबकि नॉर्मल डीएनए बी डीएनए में राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। तो कॉइलिंग का डायरेक्शन नहीं भूलना है हमको। ठीक है, ठीक ऐसा देखा गया है। व्हेन नॉर्मल बी डीएनए इज मिथाइलेटेड और ब्रोमिनेटेड, जब नॉर्मल बी डीएनए का आप मिथाइलेशन करते हैं या ब्रोमिनेशन करते हैं, मतलब एक केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं जब नॉर्मल बी डीएनए का लेबोरेटरी में हम मिथाइलेशन या ब्रोमिनेशन करते हैं तो ये जेड डीएनए में बदलता हुआ हमको दिखाई पड़ता है। और ऐसा पहली बार ड्रोसोफिला के डीएनए के अंदर देखा गया था। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है किस काम का है, दिस इज द पॉइंट इज फॉर जिपमर के पूछा जाता है तो याद रखिए। के तो नॉर्मल बी डीएनए को यदि आप मिथाइलेट करते हैं और आपको बता दूं मैं ये पॉइंट मैंने कहां से लिया है, मैंने केमिस्ट्री वाले पोर्शन से लिया है। जिपमर में केमिस्ट्री में पूछा गया कभी। नॉर्मल डीएनए को आप मिथाइलेट ब्रोमिनेट करेंगे तो ये इसकी कॉइलिंग डायरेक्शन राइट हैंडेड से वो लेफ्ट हैंड कॉइलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर्कुलर डीएनए की, गोलाकार डीएनए की। काफी दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं बायोलॉजी, उसमें हर बार मैंने आपसे कहा कि बैक्टीरिया के अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, मैंने ये वर्ड यूज किया। एक्चुअली बेटा जब हम जब सर्कुलर डीएनए की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मतलब ये गोलाकार डीएनए है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए है, जो कि बैक्टीरिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है हमको मैट्रिक्स में देखने मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में हमको देखने मिलता है, जो कि प्रोकैरियोटिक डीएनए को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नॉर्मल हमारा जो हमारी सेल्स के अंदर नॉर्मल डीएनए होता है वो लीनियर डीएनए होता है, जो कि कंडेंस होकर क्रोमोसोम को बनाता है। ठीक है, नॉर्मल जो सेल्स के अंदर जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में वो क्या होता है, वो लीनियर डीएनए होता है। ठीक है, क्या लिखा देखो, द डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज यूजुअली लीनियर के एंड जनरली डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल लीनियर होता है। ठीक है, और यही कंडेंस होकर आगे चल के क्रोमोसोम को बनाता है। क्लियर, यानी डीएनए हिस्टोन प्रोटीन मिलकर जब कंडेंस होगा तो क्रोमोसोम बनता है। परंतु बैक्टीरिया में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक, यानी बैक्टीरिया में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जबकि नॉर्मल यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए देखने मिलता है वो होता है लीनियर डीएनए होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पे आती है निकल के बैक्टीरियोफेज। ठीक है, जो पॉइंट यहां पे का, इन सम बैक्टीरियोफेज द डीएनए इज लीनियर व्हेन इट इज आउटसाइड द होस्ट सेल, when it is present inside host cell become circular। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कहने की बात यह है कि ऐसा देखा गया है कुछ बैक्टीरियोफेज के अंदर कि उनका डीएनए जब तक वो बैक्टीरिया पर अटैक नहीं करते, जब तक वो बैक्टीरिया पर अटैक नहीं करते हैं, मतलब जब उनका डीएनए होस्ट सेल से बाहर होता है तो वो लीनियर होता है, लेकिन जब वही डीएनए होस्ट सेल के अंदर इंटर करता है तो वो सर्कुलर डीएनए आता है।
तो साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या कारण है ऐसा कि जो डीएनए जब तक वायरस ने अटैक नहीं किया तो उसका डीएनए लीनियर डीएनए था, जैसे अटैक किया वो सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मालूम चलता है हमको कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है बेसिकली वो लीनियर डीएनए, ठीक है। लेकिन जब इसको जब इस डीएनए को मैग्नीफाई करके देखा गया तो मालूम चला हमें कि बैक्टीरियोफेज का डीएनए इस तरह का होता है। ये डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए इसका, ठीक है। और इसमें सिरे पे देखो, आप इसके एंड पे देखेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। सपोज मैंने कहा कि ये है ग्वानिन ग्वानिन ग्वानिन, ये साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन, ठीक है। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो किनारे हैं, जो इसके एंड्स हैं, टर्मिनल एंड्स हैं, वहां पर आपको अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड दिखाई पड़ रही है, लीनियर डीएनए। यानी जब ये बैक्टीरियोफेज है, मान लो इस बैक्टीरियोफेज के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है तो ये एकदम लीनियर डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है। हमने देखा है इसको, हमने क्या देखा, हमने एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग देखी इसमें कि इस ऐसा डीएनए जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है, यदि वो लीनियर डीएनए को जब तक वो होस्ट सेल में इंटर नहीं किया है, यदि हम गौर से देखते हैं तो हमें उसके हमें जो है वो टर्मिनल एंड्स पे हमें अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड दिखाई पड़ते हैं। दीज आर दी अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, ये अनपेयर्ड हमको न्यूक्लियोटाइड ये दिखाई देते हैं, ठीक है। दीज आर दी अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड, है ना, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड होता है ना, ये एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री टाइप होता है। जैसे आप देखिए, एक सिरे पर मैंने लिखा है जी जी जी, ग्वानिन ग्वानिन ग्वानिन, और हमको मालूम है कि ग्वानिन की पेयरिंग किससे होती है, साइटोसिन से होती है। और दूसरे सिरे पर मैंने लिखा है साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये डीएनए होस्ट सेल में एंटर करेगा तो ये सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड सिरों पर प्रेजेंट है, क्योंकि इसके सिरों पर टर्मिनल एंड पर अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। जैसे इसको हाइड्रेटेड मीडियम मिलेगा, इसको बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म का सामना करेगा, या उसको जैसे ही वो होस्ट सेल के अंदर डीएनए एंटर करेगा तो वो सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा ये, ऐसा हो जाएगा, ये सर्कुलर डीएनए में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लिया हमने इमेजिन किया, हमने कहा ग्वानिन 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 ये था, साइटोसिन 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 ये हो गया, ठीक है, जुड़ गया, सिरे मिल गए ना। कैसे बेटा, पहले जो ऐसा था ना, जो अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड हिस्से थे वो क्या हो गया, वो हिस्से घूम के जुड़ गया ये, तो एक प्रकार से क्या बन गया, ये बन गया, जैसे मैं आपसे कहता हूं बेटा कि हमारे पास मान लो मैंने कहा कि ये ऐसा लीनियर डीएनए ऐसा प्रेजेंट था, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब होस्ट से अंदर गया तो ऐसे होके ये पैर हो गया, सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है, क्लियर। और क्यों हुआ कन्वर्ट, इसमें उसके किनारे जो थे वो अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड से बने थे, तो ऐसे किनारों को हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, दिस लीनियर डीएनए ऑफ वायरसेस हैज स्टिकी एंड। इन वायरस के जो लीनियर डीएनए जो होते हैं उसमें हमको रैखिक डीएनए में हमको स्टिकी एंड्स, चिपचिपे सिरे देखने मिलते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, एट द फ्री एंड ऑफ डीएनए अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट, के डीएनए के मुक्त सिरे पर, फ्री एंड पर हमको अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड देखने मिलते हैं, डीएनए के मुक्त सिरे पर हमको अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड देखने मिलते हैं, ठीक है। When the linear DNA converts into circular DNA, जब रैखिक डीएनए सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट होता है, these unpaired nucleotides shows base pairing, तब ये अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग को शो करते हैं। और फ्री एंड डीएनए के जो होते हैं वो स्टिकी एंड चिपचिपे सिरों के समान व्यवहार करते हैं, के जो फ्री एंड है, मैंने कहा ना बेटा आपसे, जिससे देखो, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि ये है ग्वानिन ग्वानिन एंड ये ग्वानिन, ठीक है, पैरिंग है इसका इससे, सॉरी गलत, अनपेड सिरा है ना ये, तो मैंने अनपेड सिरा बनाया इसके। फिर ये नॉर्मल पैरिंग है, फिर ये हिस्से में यहाँ पे हमको फिर अनपेड न्यूक्लियोटाइड दिखाई पड़े, साइटोसिन 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 साइटोसिन, ठीक है। जब यही हॉस्टल के अंदर आया तो क्या हुआ, गोल घूम गया, ये जुड़ गया सिरों पे, ग्वानिन ग्वानिन ग्वानिन, साइटोसिन 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 के, ये वही सिरे हैं, ये जो सिरे हैं ना अनपेड सिरे, यही यहाँ पर जुड़ गए हैं और उन्होंने
इसको सर्कुलर डीएनए बना दिया। तो इसलिए जो लीनियर डीएनए बैक्टीरियोफेज का होता है, उसके जो फ्री एंड होते हैं वहां पर अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड आपको देखने मिलते हैं। ऐसे अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड को हम स्टिकी एंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर डीएनए में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो when the linear DNA of viruses has these linear DNA of virus has sticky end, it means at the free end of DNA unpaired nucleotides are present. When the linear DNA converts into circular DNA, जब रैखिक DNA गोलाकार DNA में कन्वर्ट होता है तो जो अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो बेस पेयरिंग को शो करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं बेटा कि डीएनए के फ्री एंड्स होते हैं वो स्टिकी एंड या चिपचिपे सिरों के समान व्यवहार करते हैं। क्लियर? ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्यों पढ़ाया आपने, इसका क्या सिग्निफिकेंस था? इसका सिग्निफिकेंस मालूम चलेगा हमको जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। क्लियर कर दूं के बायोमोलिक्यूल से जुड़ा हुआ चैप्टर था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के, और इससे जुड़ा हुआ आगे चैप्टर आएगा, वो आएगा आपका बायोटेक्नोलॉजी के, जेनेटिक इंजीनियरिंग के। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए के बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगे के चैप्टर में काम आएंगी, वो हम यहीं पर क्लियर करेंगे अपना। ठीक है, दूसरा न्यूक्लियस क्या होते हैं, तो देखो आपको पता अच्छे से, एजेस लगाए वर्ड मतलब क्या है, वो एज मतलब एंजाइम है ना बेटा, और जो न्यूक्लिक एसिड पे काम करेगा वो न्यूक्लियस के, जो न्यूक्लिक एसिड पे काम करेगा वो न्यूक्लियस है ना बेटा। क्लियर? चलिए, मतलब ये हुआ कि ऐसे एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को काट सकते हैं वो न्यूक्लियस कहलाते हैं, और वास्तव में जो न्यूक्लिक एसिड को काटेंगे मतलब वो क्या काटेंगे, वो पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटेंगे। किसको काटेंगे? वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटेंगे। याद रखिए, न्यूक्लियोटाइड को यदि आपको पूरा का पूरा डाइजेस्ट करना था, यू नीड द न्यूक्लियोसाइडेजेस। ठीक है ना, है ना, पढ़ा हुआ है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी हमने आपसे कहा कि न्यूक्लियस क्या करते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड के फास्फोडाइस्टर बॉन्ड में कट लगाते हैं। ठीक है, the phosphodiester bond of a polynucleotide can be cut enzymatically। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के या हम बोले न्यूक्लिक एसिड के फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को हम एंजाइम से काट सकते हैं, और ऐसे एंजाइम को हम बोलते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं बेटा, याद रखना, इंपॉर्टेंट के। और ये एंजाइम दो तरह के होते हैं। एक वो बेटा देखो, न्यूक्लिक एसिड पर काम करने वाले एंजाइम दो तरह के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड पर काम करने वाले एंजाइम दो तरह के होते हैं, एक जो बीच में से कहीं से काट दें, अंदर से काट दें, मतलब एंडोन्यूक्लियस, जो सिरे से काटेंगे कॉर्नर से, बाहर से एक्सटीरियर, बाहर से काटना शुरू करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, तो हमने कहा दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस, दूसरे होते हैं एंडोन्यूक्लियस। चलो ठीक है, देखते हैं एक्सोन्यूक्लियस क्या काम करते हैं बेटा, ये टर्मिनल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड काटते हैं, ये डीएनए के सिरे पर प्रेजेंट फास्फोडाइस्टर बॉन्ड काटते हैं। तो जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो टर्मिनल सिरे पर उपस्थित फास्फोडाइस्टर बॉन्ड पर कट लगाते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए हम सो दे आर एक्टिव ओनली एट द एंड ऑफ द डीएनए। तो एक्सोन्यूक्लियस कभी भी डीएनए के अंदर कट नहीं लगाता है, यानी डीएनए या आरएनए को अधिक कट लगाना है तो डीएनए में अंदर कभी भी एक्सोन्यूक्लियस कट नहीं लगाता है, क्योंकि उसका नाम ही एक्सोन्यूक्लियस है, वो बाहर से टर्मिनल सिरे से काम करता है। तो ये केवल डीएनए के सिरे पर काम करते हैं। एंडोन्यूक्लियस दे ब्रेक द इंटरनल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए। जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो चाकू के समान होते हैं, वो एक प्रकार से जेनेटिक नाइफ के समान होते हैं, केमिकल नाइफ के समान होते हैं, और एंडोन्यूक्लियस डीएनए में अंदर से कहीं भी, अंदर से किसी भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये काट सकते हैं। मतलब दे कैन कट डीएनए एट एनी इंटरनल पॉइंट। जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वे डीएनए को किसी भी आंतरिक बिंदु से काट सकते हैं, किसी भी इंटरनल पॉइंट से वो काट सकते हैं बेटा। के तो इनको हम इसलिए बोलते हैं केमिकल नाइफ है, जेनेटिक नाइफ भी कहते हैं इनको हम। क्लियर? ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हो, हमने कहा आपसे कि डीएनए को यदि हमें अंदर से कहीं से काटना है तो कहीं से भी काट सकते हैं, एंडोन्यूक्लियस से, हमके सिरे से काटना है तो एक्सोन्यूक्लियस। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि यदि हमें डीएनए का इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग में करना है। अब आप बोलोगे सर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या चीज है ना? भाई दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि आप बता रहे हो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। पहली बात तो इतना समझ लो बेटा आपकी, जो इंजीनियरिंग वर्ड है उसका मतलब होता है मैनिपुलेशन या उठापटक करना। जितने भी इंजीनियर होते हैं ना, जितने भी इंजीनियर्स होते हैं ना, तो इंजीनियर वर्ड का मतलब भी होता है मैनिपुलेट करने वाला, उठापटक करने वाला। ठीक है, इंजीनियरिंग वर्ड का मतलब भी होता है टू मैनिपुलेट। ठीक है, तो मतलब यह है कि यदि आप मैनिपुलेशन, फेरबदल जीन्स के स्तर पर करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको आप? जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे, है ना बेटा। के
भाई आप मशीनरी मोटर्स के लिए कर रहे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला आपने उसको, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल में कर दो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोल दिया आपने उसको, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल दिया उसको हमने। तो बेसिकली इंजीनियरिंग वर्ड का होता था मैनिपुलेट करने वाला, ठीक है, फेरबदल करने वाला। तो अभी सिंपल सी बात बेटा ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो हमने आपसे कहा कि जो जीन्स के लेवल पे फेरबदल करता हो, ठीक है। तो अभी जो पते की बात ये है वो ये है कि यदि आपको जीन के लेवल पर फेरबदल करने हैं तो आपको डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पर काटना पड़ेगा। कहीं से भी काट दोगे तो रैंडम कट जाएगा, यदि कहीं से भी काट दोगे तो रैंडम कट जाएगा। रैंडम कटने के बाद तो उसका इंपॉर्टेंस कोई बचेगा नहीं ना। तो मतलब नॉर्मल जो एंडोन्यूक्लियस है वो काम का नहीं, ज्यादा नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस ज्यादा काम का नहीं। आपको एक ऐसा एंडोन्यूक्लियस चाहिए जो डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह पर काट सके। मतलब ऐसा एंडोन्यूक्लियस चाहिए आपको जो इतना स्मार्ट होना चाहिए कि कहां से डीएनए काटना है ये उसको मालूम हो। इतना इंपॉर्टेंट टाइप का डिसीजन है ये कि इससे पर पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग डिपेंड करता है। मतलब आपके पास ऐसा एंडोन्यूक्लियस होना चाहिए जो डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पर काट सकता हो, ठीक है। तो इसे बोलेंगे, मतलब ये कि आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि जो एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कहीं पर भी काट सकता था वो वैसा ना करे। मतलब व्हाट यू वांट, आप चाहते हैं कि उसका काम रेस्ट्रिक्टेड करो भाई। आप चाहते हो कि इट्स वर्क शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, इसके काम को आप रोको जरा। कैसे? आप बोलोगे कि देखो भाई हम चाहते हैं स्पेसिफिक पॉइंट पर ही तुमको कट लगाना, नहीं तो कट नहीं लगाना, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि एंडोन्यूक्लियस ऐसा होना चाहिए जो रेस्ट्रिक्टेड हो, हर जगह पे कट ना लगाता हो, स्पेसिफिक पॉइंट पर कट लगाता हो। और ऐसे एंडोन्यूक्लियस को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और इसके बगैर जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। दिस इज दी वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन दी जेनेटिक इंजीनियरिंग। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टूल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है ना। क्लियर? अब देखते हैं क्या लिखा है। दोज एंडोन्यूक्लियस विच कट ओनली स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो मैंने आपको बताया कि रेस्ट्रिक्शन वर्ड हमने क्यों लगाया यहां पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेस्ट्रिक्शन। मतलब देयर एक्टिविटी शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, इनकी क्रियाशीलता प्रतिबंधित होना चाहिए। एंड ये हर जगह पे कट ना लगाते हो, केवल स्पेसिफिक पॉइंट पर कट लगाते हो, इसलिए इनको हम सिलेक्टिव। Hello. Sorry to disturb you in between the lecture. But it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. बेटा यहाँ सिलेक्टिव सीजर कह सकते हैं, क्लियर बेटा के। तो मतलब ये वो एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो केवल स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर ही कट लगाते हैं कि these enzymes are called selective cutter और selective seizers, ठीक है। इसका एग्जांपल है इको R1। क्या एग्जांपल है बेटा इसका? इसका एग्जांपल है इको R1, ठीक है। और इको R1 अब देखो बेटा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा ना, तब ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको कि इको R1 कैसे काम करता है क्या। अभी हमको केवल, क्योंकि देखो अब आप बोलोगे सर जब आपको वहां पढ़ाना है तो फिर आप यहां क्यों बता रहे हो हमको, क्योंकि बेटा कारण ये है कि हम आगे पढ़ने वाले हैं डीएनए का रेप्लिकेशन, आगे पढ़ने वाले हैं हम कई सारी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की इंपॉर्टेंट प्रोसेस। वहां पर हमको एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात करनी पड़ेगी, हमें कैसे एंडोन्यूक्लियस जो है वो काम करते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए बेटा, जब हम इको R1 की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जिसको एस्चेरिया कोलाई से हमने ऑब्टेन किया। एस्चेरिया कोलाई के RY13 स्ट्रैंड से ऑब्टेन किया तो हमने R वर्ड लगा दिया। पहली बार में खोजा गया, फर्स्ट टाइम हमको मिला ये, तो हमने उसको फर्स्ट कैटेगरी का एंडोन्यूक्लियस इसलिए फर्स्ट लगा दिया हमने। तो अब इस वर्ड का मतलब क्या हम आगे बात करेंगे। अभी इतना समझ गया कि इको R1 जो है, इको R फर्स्ट जो है वो हमको एस्चेरिया कोलाई से मिलता है। अब आप बोलोगे सर ये एस्चेरिया कोलाई में होता क्यों है, ये तो डीएनए काट रहा है। जब डीएनए काट रहा है, जबकि बैक्टीरिया के अंदर तो और मुसीबत है, बैक्टीरिया के पास सर्कुलर डीएनए सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो ये बैक्टीरिया में क्यों प्रेजेंट है। देखो बेटा, मजे की बात यह है कि जैसे हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में WBC होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस होते हैं,
लिम्फोसाइट्स होते हैं ना बेटा, के हम बात करते हैं, तो हमारी बॉडी में भी एक डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है जो लगातार काम कर रहा है, एंटीबॉडीज के थ्रू काम कर रहा है, डायरेक्ट फेगोसाइटिस कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान कर उससे वो फाइट करता है, लड़ता है उससे वो, ठीक है ना। अब बैक्टीरिया की बात करो तो बैक्टीरिया तो यूनिसेल्ड है। बैक्टीरिया की तो अपनी सेल को, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया आइदर दे आर यूनिसेल और क्लस्टर ऑफ सेल्स के, तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल, बैक्टीरियल सेल को यदि अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है, आप बोलोगे सर बैक्टीरिया खुद ही तो इन्फेक्शन करता है, लेकिन बेटा बैक्टीरिया को भी बीमार करने वाला है, वो कौन है? वायरस के। वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है, मतलब वायरस जो है बैक्टीरिया में भी डिजीज कर सकता है, ठीक है, और बैक्टीरिया को मार सकता है। अब वायरस अटैक करता है तो वायरस क्या करता है? वायरस अपने न्यूक्लिक एसिड को बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल देता है। वायरस जब बैक्टीरिया पर अटैक करेगा तो अपने न्यूक्लिक एसिड को बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल देगा, तो बैक्टीरियल सेल को यदि अपने आप को बचाना है तो उसको वायरस के न्यूक्लिक एसिड को हटाना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एक ऐसी मैकेनिज्म होती है कि वो वायरस के न्यूक्लिक एसिड के स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचान सकता है उठ के, और वो सीक्वेंस कभी बैक्टीरियल डीएनए में देखने आपको नहीं मिलेंगे जनरली। तो मतलब ये कि वायरस के पास एक ऐसा एंडोन्यूक्लियस, मतलब इसका मतलब ये कि बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, इसका मतलब है कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एक ऐसा एंडोन्यूक्लियस होता है जो वायरस के डीएनए को पहचान कर, क्या वर्ड यूज किया मैंने, पहचान कर डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यही फंडामेंटल बेस है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बैक्टीरिया में पाए जाने का। मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं दे आर नेचुरली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, और कहीं नहीं मिलते देखने आपको, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आपको और कहीं देखने नहीं मिलेगा, केवल और केवल आपको बैक्टीरिया के अंदर देखने मिलेगा, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में देखने मिलेगा। और ये बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है, उसके डिफेंस का एक हिस्सा है जो वायरस के अटैक से उसको बचाने के लिए होता है, ठीक है। क्या लिखा? ये जो एंजाइम होते हैं बेटा, इको R1 की बात किया हमने, कहा ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, सिलेक्टिव कटर, सिलेक्टिव सीजर है। The enzymes are naturally present in bacteria, ये बैक्टीरिया में प्राकृतिक रूप से ये एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब याद रखिए, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां लिखा है, दिस एंजाइम आइडेंटिफाई द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ये जो एंजाइम होते हैं ये डीएनए के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानते हैं। अब आप बोलोगे सर ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या है? ऐसे सीक्वेंस जो उल्टा और सीधा पढ़ने पर एक समान सुनाई, समझ में हमको आए, ठीक है, यानी ऐसे सीक्वेंस जो उल्टा और सीधा पढ़ने पर एक समान हमको समझते हैं। यदि आप ऐसे पढ़ेंगे उसको, लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, तो वो एक समान हो, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहा कि एक डीएनए है, उसका सीक्वेंस है GAATTC, ठीक है। सामने इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, इसका सीक्वेंस क्या है? GAATTC। ध्यान से पढ़िए, आप देखिए, आप यहां से इसको पढ़ रहे हैं GAATTC, ठीक है, जब इधर से पढ़ रहे हैं GAATTC, मतलब दिस डीएनए का, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए का ये सीक्वेंस है, ऊपर उल्टा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पढ़ने पर ये एक समान हमको दिखाई पड़ता है। ऐसे सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। जब मैं छोटा था ना तो मेरा कजिन है, वो मुझसे पूछता था कि चल बता एक ऐसा स्टेटमेंट बता जो उल्टा और सीधा पढ़ने पर एक समान हो, ऐसा वर्ड बता। तो मैं उसको बोलता था कि देख भाई, एक वर्ड है डालडा, पता है डालडा आपको, के वनस्पति घी, डालडा, डालडा, ठीक है। बोलता था यार बहुत छोटा वर्ड बता रहा है, तो थोड़ा बड़ा बता के, मैं नहीं बता पाया, तो मुझे क्या बोलता वो बोलता तेजू के पापा के जूते। मैंने कहा ये क्या बात हुई यार? बोला पढ़ ले चलो उल्टा सीधा के। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा तेजू के पापा के जूते, ठीक है, उल्टा पढ़ा है, तेजू के पापा के जूते। अरे वाह, ये तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया। कई बार समझ के, तो कई बार हम लोग बचपन में खेलते खेलते इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे को पता ही नहीं था कि जो मेरा कजिन मेरे को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस समझा रहा है। एक्चुअली आज मालूम चला कि वो तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस था। तो एक्चुअली में डीएनए के पास भी ऐसी कुछ भाषा स्क्रिप्ट, कुछ स्क्रिप्ट या कुछ वेस्ट पेयर होते हैं बेटा जो उल्टा, जैसे मैंने कहा GAATTC। अब नीचे से पढ़ेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट्री पर पढ़ेंगे तो क्या होगा? सी के सामने जी आ गया, टी के सामने ए आ गया, टी के सामने ए आ गया, GAATTC, ठीक है। जैसे देखिए, ठीक है, GAA, मैंने कहा GAATTC, दिख रहा है,
TTC and GAA TTC, है ना बेटा. Genetic palindromes are similar to verbal palindromes. A palindromic sequence in DNA is one in which 5 prime to 3 prime base pair sequence is identical in both strand के. यानी पढ़ने का डायरेक्शन 5 प्राइम से आपका 3 प्राइम आपका पढ़ने का डायरेक्शन होगा. आप जब 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर पढ़ेंगे तो सीक्वेंस आपको एक समान दिखाई पड़ेगा दोनों स्ट्रैंड में के. यानी दोनों स्ट्रैंड जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है दोनों में सीक्वेंस एक समान होना चाहिए. यदि आप 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ते हैं उसको, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं. ठीक है, देखिए आप है ना, GAA AAC GTT AAC के GTT AAC है ना बेटा, GAA TTC GAA TTC. आप देखिए इंटरेस्टिंग बात है, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं बेटा, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ना, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानने की क्षमता रखते हैं. इनके उसे पहचान के उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगाते हैं. आप जैसे देखो यहां पर HPA1 ने कट लगाया. कट कहां लगाया? ठीक बीच में. ठीक बीच में कट लगाया उसके, ठीक बीच में कट लगाया तो दो ब्लंट एंड बन गए, यानी दोनों सिरे बराबर बराबर कट गए. ब्लंट एंड का मतलब है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में जो कट लगेगा, ये छोटे छोटे वर्ड मैं अभी आपको जो बेटा टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं ना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आएगी, आपको आगे भी काम आएगी. इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट के ब्लंट एंड का मतलब है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ठीक बीच में कट लगा है. दोनों हिस्से जो कटे हैं उनमें कोई भी अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड देखने नहीं मिल रहा आपको, बराबर बराबर कट गए उनके. देखिए ब्लंट एंड, इसको बोलते हैं ब्लंट एंड का. और ब्लंट एंड का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जेनेटिक इंजीनियरिंग में. क्या इंपॉर्टेंस है? स्टिकी एंड्स का, क्योंकि उससे आप सर्कुलर डीएनए दोबारा क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो आप देखिए जब इको R1 ने कट लगाया तो क्या किया उसने कट लगाया GAA TTC में, G और A के बीच कट लगाया. देखिए आप दोनों स्टैंड में उसने कट कहां लगाया? GAA TTC सीक्वेंस में G और A के बीच उसने यहां कट लगाया. कहां कट लगाया बेटा? उसने यहां कट लगाया, यहां कट लगाया G के. इससे क्या हुआ? जो सीक्वेंस बने वो अनपेयर्ड सीक्वेंस जो है वो एक छोटा स्टैंड बना, एक बड़ा स्टैंड बनाया करके स्टिकी एंड्स दिखाई पड़े. स्टिकी एंड्स क्या होते हैं? सिरे पर प्रेजेंट अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड. याद है? तो इको R1 हमको स्टिकी एंड्स होता है. इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये दिस इज दी वन ऑफ दी वेरी वेरी पॉपुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. क्या? इट इज वन ऑफ दी वेरी कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसका हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं. क्लियर? ठीक है. अब थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करते हैं तो हमको समझ में आया कि न्यूक्लियस क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस क्या होता है. अब मैं आपको अभी क्यों करा दिया ये? क्योंकि आप एमसीक्यू बुक सॉल्व कर रहे हो. आपको एमसीक्यू बुक में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बनेंगे नहीं आपको. और मैं हमेशा कहता हूं आपसे, यदि मैंने पढ़ा दिया और कोई भी बुक XYZ कोई भी बुक यदि आप सॉल्व कर रहे हैं, आपसे 90% से अधिक क्वेश्चन के बनना चाहिए बुक के आपसे. नहीं तो बेटा हम ठीक रास्ते पे नहीं है. क्वेश्चन हमको बनना चाहिए, इसलिए हर चीज को हमें कवर करते चलना बेटा. चलिए फिर नोट में, और नोट इज फॉर जिपमर एंड एम्स. ठीक है, क्योंकि इसके जनरली इस लेवल के क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी में जो है नीट में कम पूछाते हैं. कि पहला पॉइंट की बात करें, साइड बाय डीएनए प्रपोज बाय रॉडली एंड शशि शेखरन. के डीएनए के साइड बाय साइड मॉडल को रॉडली और शशि शेखरन ने दिया, विच एक्सप्लेन दी अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जो कि डीएनए में रेप्लिकेशन दौरान अनबाइंडिंग को एक्सप्लेन करता है. ठीक है, याद रखिएगा बेटा. दूसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के दिस इज दी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दी 2020 नीट. ये नीट के लिए पॉइंट मान लीजिए, दिस इज दी पॉइंट फॉर नीट ऑल्सो. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. के जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टूल में से एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. के एस्टेरिया कोलाई इज द मोस्ट कॉमनली यूज बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे कॉमनली इस बैक्टीरिया का यूज करते हुए होता है बेटा एस्टेरिया कोलाई होता है. क्लियर? चलिए ये बात हमको समझ में यहाँ पे. अब बात करते हैं कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए क्या है. मैंने आपसे कहा था बेटा बैक्टीरियोफेज 5174 में, बैक्टीरियोफेज 5174 में हमको सिंगल स्ट्रैंड डीएनए देखने मिलता है बेटा. और इसको डिस्कवर किया था शिनशेमर ने. ठीक है, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये आप मुझे बताएंगे. मैंने जानबूझ के हटा दिया इसमें से क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बैक्टीरियोफेज 5174 में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं. ठीक, तो पूछ रहा हूं आपसे, और जो मैं पूछता हूं लेक्चर के दौरान एक पतली कॉपी में उसको नोट कर लिया करो. के तो आपको बताना है बैक्टीरियोफेज 5174 में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं. ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, डिस्कवर किया शिनशेमर ने. और इस वायरस में
मिनिमम नंबर ऑफ जीन पाए जाते हैं जो 5 से लेकर 9 तक होते हैं। इसके जीन ओवरलैपिंग होते हैं। नॉर्मली जीन ओवरलैप नहीं करते हैं, परंतु बैक्टीरियोफेज 517 में हमको ओवरलैपिंग जीन देखने मिलते हैं। मतलब जीन जो है वो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 9 हो सकते हैं। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जीन की आपस में ओवरलैप करती है, ठीक है। और ये हमेशा सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में हमको देखने मिलता है। मतलब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो है अनयूजुअल पैरिंग करता है और सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में हमको देखने मिलता है, ठीक है। और इसमें चारगाफ के नियम इस पर लागू नहीं होते हैं। मतलब एडेनिन थाइमिन के बराबर नहीं होता है, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर नहीं होता है। और ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि चारगाफ के रूल केवल हमको डबल स्ट्रैंड डीएनए पर एप्लीकेबल होते हुए दिखाई पड़ते हैं, कि चारगाफ का नियम कि एडेनिन थाइमिन के बराबर होगा, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होगा, वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर लागू नहीं होता है, ठीक है। जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है बैक्टीरियोफेज 517 का, उसमें सबसे अधिक हमको थाइमिन देखने मिलता है और सबसे कम हमको साइटोसिन देखने मिलता है। ये याद रखना बेटा, के एसर्शन रीजन के लिए पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैक्टीरियोफेज 517 में हमको सिंगल स्ट्रैंड डीएनए देखने मिलता है। क्लियर? ठीक। अब वापस एनसीईआरटी में लौटते हैं। बहुत देर से हम एनसीईआरटी के बाहर थे, अब थोड़ा सा एनसीईआरटी में लौटते हैं। अभी तक जो हमने जाना, जो भी हमने डिस्कस किया, उससे हमको एक बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। एक बात हमको क्लियर हो चुकी है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और इसको सिद्ध किया था किसने? हर्सी और चेज ने। बिल्कुल सही बात है। फ्रॉम द foregoing discussion, it is clear that the debate between the protein versus DNA as genetic material was unequivocally resolved by Hershey and Chase experiment के। मतलब प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, हर्सी चेज ने बता दिया, ठीक है ना। It become an established fact that DNA that act as genetic material, ठीक है। वो मालूम चला, इट इज द डीएनए। मालूम चल गया हमको अब कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में व्यवहार करता है, जबकि आरएनए जो है वो केवल कुछ वायरस का जेनेटिक मटेरियल के। तो आरएनए किन वायरस का जेनेटिक मटेरियल है? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2020। आरएनए जो एनसीईआरटी में रखा है, टोबैको मोजेक वायरस में आरएनए देखने मिलता है आपको, क्यूबी बैक्टीरियोफेज में आपको आरएनए देखने मिलता है, ठीक है, याद रखिए। तो जो आरएनए है वो केवल कुछ वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, टोबैको मोजेक वायरस और क्यूवी बैक्टीरियोफेज, याद रखिएगा, ठीक है। फिर प्रश्न ये उठता है कि डीएनए, व्हाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल एंड वेयर आरएनए परफॉर्म डायनेमिक फंक्शन ऑफ द मैसेंजर एडाप्टेड के। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ऐसा कारण है कि डीएनए को बढ़ावा मिला एंड ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में डीएनए को प्रमोट किया गया जेनेटिक मटेरियल के रूप में, और आरएनए को रोक दिया गया। आरएनए से बोला गया तुम डीएनए के दूसरे काम करो, मतलब तुम जो है डीएनए के मैसेज को लेकर आओ, तुम प्रोटीन को बनाने में रोल प्ले करो। याद रखिए, आरएनए प्लेज वेरी डायनामिक रोल। आरएनए बहुत सारे काम करता है और आरएनए को कई सारे काम सौंप दिए गए और आरएनए को बोला गया कि तुम काम संभालो जीन के एक्सप्रेशन का, लेकिन इंफॉर्मेशन को डेटा स्टोर करना, सूचनाओं को संग्रह करना, डेटा को स्टोर करना, वो काम है डीएनए का, ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड हुआ? इन दोनों मॉलिक्यूल में ऐसा क्या खास था कि इनके बीच में ये डिसाइड किया गया, ये बंटवारा कर दिया गया कि डीएनए से बोला गया कि देखो भाई, तुम बन जाओ मदरबोर्ड कंप्यूटर का, पूरा मेमोरी सब कुछ तुम्हारे पास में होना चाहिए, और आरएनए तुम बन जाओ डिस्प्ले, क्या चल रहा है, क्या करना है, वो सब तुम दिखाओ, ठीक है। मतलब ये है कि डीएनए इज बेसिकली ए वॉल्ट। डीएनए एक प्रकार से एक संदूक या पेटी या तिजोरी के समान है, जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं प्रेजेंट है। उन सूचनाओं को बाहर निकालना, उनको एक्सप्रेस करना, उनसे काम करवाना, वो आरएनए का काम है, ठीक है। डीएनए सूचनाओं का, डेटा का संग्रह स्थल होता है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि जो भी मॉलिक्यूल अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करे, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? इट इज वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है। तो यदि हम अभी बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो ये पॉइंट लिखने पड़ते हैं यहाँ पे, पर नीट में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यानी क्या ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए कि एक मटेरियल को हम बोल सकें कि इट इज एलिजिबल टू बी जेनेटिक मटेरियल, कि वो अनुवांशिक पदार्थ बनने के लिए सक्षम है। मैंने कहा पहला तो ये है कि उसमें अपने आप को रेप्लिकेट करने की क्षमता होना चाहिए, मतलब इट कैन क्रिएट इट्स ऑन कॉपी। तो मैंने कहा इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रोटीन के पास नहीं है। दिस कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इज इन डीएनए और आरएनए, दोनों एलिजिबल हो गए यहाँ पे, ठीक है। आरएनए भी अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, डीएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक,
इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, मतलब केमिकल लेवल पर स्टेबिलिटी होना चाहिए और जो है स्ट्रक्चर लेवल पर स्टेबिलिटी होना चाहिए, मतलब आसानी से किसी से क्रिया ना करता हो, आसानी से रिएक्शन में भाग ना लेता हो। तो इस क्राइटेरिया पर डीएनए खरा उतरता है। आरएनए बोलता है भैया देखो हम थोड़े रिएक्टिव हैं, आरएनए के पास सेकंड कार्बन पर राइबो शुगर पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, रिएक्टिव है। आरएनए के पास यूरेसिल है, वो भी रिएक्टिव है, ठीक है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड का है, वो भी रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। तो मतलब ये है कि आरएनए जो है वो कहता है कि इस मामले में हम डीएनए से पीछे हैं। फिर इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लोअर चेंजेस म्यूटेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। अब आरएनए और डीएनए में एक और फर्क है, डीएनए में जो जीन्स जो परिवर्तन होते हैं, जो म्यूटेशन होते हैं, जो उसके अंदर जो परिवर्तन है, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जो परिवर्तन है वो स्लो होते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं। आरएनए में फास्टर म्यूटेशन होता है। तो ये जो म्यूटेशन है ये आपको डीएनए और आरएनए में दोनों में ये प्रॉपर्टी देखने मिलेगी, परंतु आरएनए में फास्टर म्यूटेशन रेट होगा, डीएनए में स्लो होगा। और स्लो म्यूटेशन बड़े काम के होते हैं, धीमे धीमे इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है और फिर नए कैरेक्टर बन जाते हैं, ठीक है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म मेंडल कैरेक्टर के, और जो भी हो वो अपने आप को एक्सप्रेस करता हो, कोई ना कोई प्रोटीन को बनाता हो, कोई कैरेक्टर को प्रोड्यूस करता हो। तो वो ये कैरेक्टर प्रोड्यूस करने का काम किसके पास है, इसमें डीएनए इन्वॉल्व है, लेकिन डीएनए बगैर आरएनए के ये काम नहीं कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, if one examine each requirement one by one because of the rule of the base pairing and complementarity, both the nucleic acid DNA and RNA have ability to direct their duplication के, and DNA RNA दोनों अपना डुप्लीकेशन कर सकते हैं, पहला क्राइटेरिया दोनों फुलफिल करते हैं। The other molecule in the living system such as protein fail to fulfill first criteria itself के, प्रोटीन खुद से अपना मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकता है, जबकि आरएनए और डीएनए अपने आप को खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर the genetic material should be stable enough not to change with the different stage of life cycle के, स्टेबिलिटी होना चाहिए उसमें, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग लाइफ साइकिल में आसानी से परिवर्तन ना होता उसमें के, स्टेबिलिटी इज दी वन ऑफ द प्रॉपर। अब देखो ये इतना स्टेबल होता है डीएनए इतना स्टेबल होता है कि जब आपने फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जब बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया तो बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया, गर्म करके मार दिया, बैक्टीरिया मर गया, प्रोटीन कोगुलेट कर गया, ठीक है। आरएनए भी वाटर से अनस्टेबल हो गया, ठीक है। लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल फर्क ही नहीं पड़ा, टूट गया, टूटने के बाद जो है वो अगले बैक्टीरिया में गया, फिर एक्सप्रेस किया अपने आप को। मतलब डीएनए की स्टेबिलिटी इस लेवल की है कि बैक्टीरिया को हीट किल किया, बैक्टीरिया पूरा मर गया सब, लेकिन डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक बना रहा है वैसा का वैसा, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, stability is one of the property of genetic material which was very evident in Griffith's transforming principle itself by that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of the genetic material, ठीक है। देखिए मतलब फ्रेडरिक ग्रिफिथ के प्रयोग से एक बात तो साफ साफ होती है कि जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें स्टेबिलिटी होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, और चूंकि बैक्टीरिया को आपने हीट किल किया उसके बावजूद जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी बनी रही, ये बड़ी बात है, ठीक है। फिर this can now be easily explained in the light of DNA that two strands of being complementary if separated by heating come together when appropriate conditions are provided। अब डीएनए की खास बात क्या है, डीएनए को गर्म कर दो, दोनों स्ट्रैंड के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, डीएनए हो जाएगा, खुल जाएगा डीएनए। मीडियम ठंडा हुआ, दोबारा डीएनए बन जाएगा। मतलब डीएनए मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का ये लेवल है, गर्म करने पर जो है वो उसका दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गया और जैसे ठंडा हुआ वापस से बन गया, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोबारा बन जाता है टेम्परेचर कम होने पे, ठीक है। जबकि जो आरएनए है, आरएनए में राइबोस शुगर के सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो आरएनए को लेबाइल, आरएनए को अनस्टेबल बनाता है और आरएनए आसानी से डिग्रेड हो पाता है। आरएनए इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू यूरेसिल एंड द सेकंड हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेकंड कार्बन ऑफ द राइबोस शुगर। राइबोस शुगर के सेकंड कार्बन प्रेजेंट जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके कारण आरएनए अनस्टेबल है और यूरेसिल भी एक रीजन है इसमें। तो आरएनए में रिएक्टिव ग्रुप है, आरएनए के में जो सेकंड राइबोस शुगर का जो सेकंड कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वो एक रिएक्टिव ग्रुप है और इसलिए आरएनए को वो लेबाइल करता है, आरएनए को वो अनस्टेबल करता है और आरएनए इसलिए जो है वो इजीली डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। लेकिन फायदा भी है इसका, आरएनए के पास में कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि ये रिएक्टिव है, ठीक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी इसलिए रिएक्टिव इसलिए कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, दोनों बातें एक सी हुई के मतलब आरएनए चूंकि कैटालिसिस कर सकता है, आरएनए रिएक्ट कर सकता है, आरएनए जो है वो अलग अलग रिएक्शंस को कर सकता है, इसलिए आरएनए कैन बिहेव लाइक एन एंजाइम के, जबकि डीएनए नेवर बिहेव लाइक एंजाइम, डीएनए कभी भी एंजाइम के रूप में काम नहीं कर सकता है। तो डीएनए
केमिकली लेस एक्टिव होता है, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है, जबकि आरएनए केमिकली जो है वो मोर रिएक्टिव होता है और स्ट्रक्चरली एज कंपेयर टू डीएनए लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि डीएनए आरएनए में बात करोगे तो भी मालूम चलेगा डीएनए इज ए बेटर जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? ठीक है, चलिए। और ये बातें मैं आपसे पूछ चुका हूं, ये चीजें मैं आपसे ऑलरेडी एक लेक्चर में पूछ चुका हूं और आप सारे बच्चे मेरे को ये आंसर बता चुके हैं कि भाई आरएनए डीएनए में किस स्टेबिलिटी का क्या फर्क है। पूछा कि नहीं पूछा? बताओ, है ना? आपको मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है ना आपको? अरे हाँ तो बोल दो भाई, मालूम है ना? हाँ, आज के सुन लेता हूं मैं। ठीक है, in fact the presence of thymine at the place of uracil also confirm additional stability of DNA में जो थाइमिन है वो more stable as compared to the uracil। ठीक है, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, परंतु आरएनए में आरएनए चूंकि अनस्टेबल होता है, इसे म्यूटेशन का रेट जो है वो फास्टर साइड होता है। ठीक है, तो वायरस, इसीलिए आप देखोगे जो वायरस होते हैं, वायरस का म्यूटेशन रेट फास्ट होता है। हर साल आप सुनेंगे कि स्वाइन फ्लू हो गया, कभी वर्ल्ड फ्लू हो गया, हर बार इन्फ्लुएंजा का वायरस जो है वो नए प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस करता है क्योंकि उसके अंदर फास्टर म्यूटेशन रेट होता है। ठीक है, तो छोटे जीवन काल में वो म्यूटेट हो सकता है और अधिक फास्ट रेट से वो इवॉल्व कर सकता है। लेकिन चूंकि यदि बहुत अधिक फास्टर रेट में म्यूटेशन होगा ना तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी और अनस्टेबिलिटी बढ़ने से प्रकृति को एक सही दिशा में जैव विकास नहीं हो पाएगा, जैव विकास की दिशा बार बार बदल जाएगी। तो इसलिए प्रकृति ने भी डीएनए को फेवर किया कि डीएनए के अंदर जो म्यूटेशन होते हैं वो लंबे समय तक कैरी होते हैं और प्रकृति में वो म्यूटेशन को एक दिशा मिलती है और इसलिए नेचुरल सिलेक्शन आगे हो पाता है, जैव विकास आगे हो पाता है। ठीक है, लेकिन आरएनए कुछ वायरस उसके अंदर है और वहां पर हमको फास्टर म्यूटेशन रेट करता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, चूंकि जो एमआरएनए है वो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आता है, प्रोटीन को आता है। राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम का हिस्सा कंपोनेंट होता है और ये प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करता है। टीआरएनए एमिनो एसिड को पकड़ कर लाता है, मतलब ये कि आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, यदि ये ना हो तो प्रोटीन नहीं बन सकता है और प्रोटीन नहीं बनेगा तो भला डीएनए किस काम का? डीएनए कोई काम का नहीं फिर तो। ठीक है, तो ये कोई भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना है, कोई भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना है तो आरएनए के बगैर जेनेटिक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। याद रखिए, रिमेंबर दैट के विदाउट आरएनए डीएनए कैन नॉट परफॉर्म वर्क, विदाउट आरएनए डीएनए कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। डीएनए को एक्सप्रेस करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया का सहारा लेना होता है। डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, के प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए आरएनए पर निर्भर करता है। ठीक है, और पूरी की पूरी प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी जो होती है वो आरएनए के आधार पर डेवलप होती है। जैसे कि टीआरएनए का काम होता है, ट्रांसफर आरएनए को हम एडॉप्टर आरएनए कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म में से एमिनो एसिड को पकड़ कर लाता है, कहां तक लेके आता है? राइबोसोम तक लेके आता है। राइबोसोम के पास में राइबोसोमल आरएनए होता है जो उसका कंपोनेंट होता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट है। और एमआरएनए डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर आता है। यदि एमआरएनए आएगा तो डीएनए की सूचनाएं मालूम चलेंगी, आरआरएनए होगा तो राइबोसोम प्रोटीन बनाने में का काम करेगा, एमिनो एसिड के पीछे पेप्टाइड बॉन्ड को बनाएगा और टीआरएनए एमिनो एसिड को लेकर आता है। मतलब बगैर आरएनए के प्रोटीन तो नहीं बन सकता है। ठीक है, अब क्या मालूम चला? इस पूरी कहानी से यह मालूम चला हमें कि डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों जेनेटिक मेटेरियल के रूप में काम करते हैं, परंतु डीएनए मोर स्टेबल होता है इसलिए उसको प्रेफरेंस मिलता है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। लेकिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन है वो काम होता है आरएनए। आरएनए इज बेटर इन दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2020 एम्स। ठीक है, मैं कह रहा हूं बेटा इंपॉर्टेंट है तो है इंपॉर्टेंट, क्या आप कोई बहस मत कीजिए इस पर। डीएनए चूंकि अधिक स्टेबल है, दैट्स व्हाई इट इज प्रेफर्ड टू फॉर द स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए आरएनए इज मच बेटर देन डीएनए। ठीक है ना, क्लियर? सिंपल सी बात यह है कि डीएनए कहता है आरएनए से कि क्या तुम मेरी सूचनाओं को लेकर बाहर जाओगे काम करने के लिए, तो आरएनए कहता है उससे कि यार देखो ये तो बड़ा छोटा सा काम है, ठीक है, ये मुझे कुछ थोड़ा सा और कठिन काम दो, मैं बहुत सारे काम कर सकता हूं, मैं मल्टीटास्किंग हूं। के तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम है कि प्रकृति में पहली बार जब न्यूक्लिक एसिड बना था तो आरएनए बना था। ठीक है, यानी इवोल्यूशन में सबसे पहला जो न्यूक्लिक एसिड बना था वो आरएनए था। इसलिए हम कहते हैं जैव विकास को हम आरएनए वर्ल्ड भी कहते हैं। हम कहते हैं कि आरएनए जो है वो प्रकृति का पहला न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए ने जो है पूरे के पूरा विकास, जैव विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है,
आज दुनिया भर के वैज्ञानिक जो है वो आरएनए वर्ल्ड पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है आज हमें मालूम है कि राइबोजाइम एंजाइम होता है जो कि एक कैटालिटिक आरएनए होता है, ठीक है। स्प्लाइसियोसोम होते हैं। अब ये स्प्लाइसियोसोम क्या होते हैं, नीट में पूछा गया स्प्लाइसियोसोम के बारे में, ठीक है। 2018 नीट के अंदर स्प्लाइसियोसोम पूछा गया था, तो क्या होता है ये हम आगे बात करेंगे। इन सब में जो है वो कैटालिटिक आरएनए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं थॉमस आर केज, जॉन ए स्टेट्स और जॉन एफ एटकिंस की बुक है आरएनए वर्ड्स न्यू टूल्स फॉर डीप एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो आज कई सारी पुस्तकें केवल आरएनए की इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए चलती है कि आरएनए ने जैव विकास में क्या रोल प्ले किया है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, तो मैंने आपसे कहा आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल के देयर इज नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, स्प्लाइसिंग हुआ, वो सब कुछ प्रोसेस आरएनए के आसपास चलती है। मतलब सेल के अंदर जो प्रोटीन बनना हो, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होना हो, बगैर आरएनए के नहीं हो सकता। आरएनए स्प्लाइसिंग मैंने कहा था, एक्सॉन और इंट्रॉन आपको बताए थे। मैंने कहा था कि यूकैरियोटिक में स्प्लिट जीन होते हैं, तो वहां पर जो है वो आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोसेस को जो है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग का काम होता है आरएनए का, राइबोजाइम का। ये मैंने कहां बताया था आपको, मैंने आपको बताया था एंजाइम वाले चैप्टर में, ठीक है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको इसी चैप्टर में। तो आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, एक कैटलिस्ट के रूप में भी काम करता है। कई ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन है जहां पर कि जो कई ऐसी बायोलॉजिकल रिएक्शन है जहां पर कि प्रोटीन एंजाइम के रूप में काम नहीं कर रहा होता है, वहां पर आरएनए एंजाइम के रूप में काम कर रहा होता है, जो कि आरएनए के सिग्निफिकेंस को बतलाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आरएनए जो होता है वो वास्तव में एक प्रकार से हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हुआ, जैव विकास हुआ, उसमें उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हम कहते हैं आरएनए बीइंग ए कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, इंपॉर्टेंट पॉइंट के डीएनए का विकास आरएनए से ही हुआ है, ठीक है। फर्क इतना सा है कि जब आरएनए से डीएनए बना तो राइबोस शुगर को डीऑक्सीराइबोस शुगर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सेकंड कार्बन पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट था उसको एच से हाइड्रोजन से कन्वर्ट से बदल दिया उसको, ठीक है। थाइमिन, यूरेसिल की जगह पर थाइमिन आ गया तो बन गया डीएनए। इतना ही तो फर्क है, और कितना फर्क है, ठीक है। फिर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड होती है बेटा, जो कि परिवर्तनों का कई सारे चेंजेस को रोकने का काम करती है, ओके। तो कई सारे परिवर्तन जो आरएनए में फ्रीक्वेंट देखे जाते हैं वो डीएनए में फ्रीक्वेंटली हमको देखने नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि जो आरएनए है वो जैव विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। तो हम कहते हैं कि आरएनए वर्ल्ड जो है, आरएनए वर्ल्ड का मतलब ये है कि द रोल ऑफ द आरएनए इन द प्रोसेस ऑफ द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। आरएनए इज मच मोर डायनामिक मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए आज इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पर। तो अभी तक जितना पढ़ाया है ना, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया ना बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पे जाने के पहले एक छोटा सा होमवर्क दूंगा आपको मैं कि बायोमॉलिक्यूल्स में जिस हिस्से में मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड पढ़ाया हुआ है बेटा, है ना, तो एक बार न्यूक्लियोटाइड को और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store. Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.